हेलो स्टूडेंट्स। आज जो है एक यूनिक क्लास आपके सामने लेके आ रही हूँ। सभी को सबसे पहले गुड आफ्टरनून, नमस्ते, राम राम, राधे राधे। एक जो मुद्दा काफ़ी टाइम से चल रहा है, काफ़ी टाइम तो खैर नहीं बोल सकते, अभी रिसेंट में जो है आलोक राज जी ने एक नया ही बयान दिया है। यूट्यूब पे काफ़ी सारी चर्चाएं हो रही इस बात पे कि जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो चेंज होने वाला है। कि स्टूडेंट्स के मन में ये आ रहा है कि भाई ऐसा क्या चेंज करेंगे, चीज़ें और ज़्यादा डेप्थ में पढ़नी पड़ेंगी या फिर और ज़्यादा डिफिकल्ट सवाल आएंगे। ये सब जो है एक मतलब हवा बना हुआ है कि किस टाइप से क्वेश्चंस आने वाले हैं। आगे जो भी आपके एग्जाम है, जैसे कि रीट का है, एलडीसी का भी आने वाला है, और बाकी एग्जाम वीडियो का, पटवार का जो रिसेंट हो गए हैं, तो उनकी जो कट ऑफ देखी है बहुत ज़्यादा हाई गई है। कट ऑफ मतलब 83% कट ऑफ जा रही है, 2 गुना पास हो रही है उसमें भी। तो ये जो पूरा ओवरऑल है एक पेपराबाजी है। इससे हमें कैसे निकलना है, तो देखिए आप, कर्मचारी चयन बोर्ड का बदलता पैटर्न, पैटर्न कैसे बदलने वाला है। अभी जो रिसेंट में पेपर हुआ था सैटरडे को, जमादार ग्रेड सेकंड का, उसमें क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो चेंज ही मिला था। कैसे चेंज मिला था वो हम अब आगे देखेंगे स्लाइड में कि किस टाइप से जो है क्वेश्चंस का पैटर्न चेंज किया है। तो आप ये बिल्कुल भी मत सोचना कि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आएंगे, वो क्या बोलते हैं उसको, परसेंटेज जो है वो कम जाए, इसलिए जो ये सब चीजें करी जा रही हैं। पैटर्न सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज की जाएगी। और क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे चेंज करेंगे अभी देखो। तो ये जो बयान दिया था उन्होंने कि बोर्ड अध्यक्ष द्वारा दिए गए बयानों का असर जमादार ग्रेड सेकंड में देखने को मिला। अब उसमें क्वेश्चंस कैसे आए थे मैं भी आपको दिखाऊंगी आगे स्लाइड में। एक तो ये था कि भाई जैसे कि स्कीम है, आपके इकोनॉमिक सर्वे आप लोग पढ़ते हो, जो समसामयिक घटनाएं होती हैं जिनमें आपके फ्लैगशिप्स आती हैं, तो इनको सभी एग्जाम में आती है लगभग। इकोनॉमिक सर्वे जो है आपके करंट से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। तो उसमें आपके जो जमादार वाला पेपर हुआ था उसमें कुछ इस टाइप से क्वेश्चन थे। एक तो मैच करने वाले, और एक था कि भाई 4 जो योजनाएं हैं उनका नाम दे दिया और आपको क्या करना है, कालानुक्रम में सेट करना है। इसका मतलब ये है कि उन सभी योजनाओं की आपको डेट पता होनी चाहिए। फिर नीचे ऑप्शंस जो दे रखे हैं उनमें आपको चूज करना है कि ऑप्शन नंबर बी होगा, ए होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो ये जो पैटर्न चेंज हुआ है ये सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हुई है। डिफिकल्ट हुआ है, इजी हुआ है, इस वे में मत जाना, मत लेना इस चीज को। अभी रिसेंट आगे जो रीट का पेपर होने वाला है आपकी 17 जनवरी से स्टार्ट है, तो बहुत से स्टूडेंट पैनिक हो रहे हैं कि भाई ये जब भी टीचर की भर्ती आती है कुछ ना कुछ फेरबदल कर देते हैं। ये पैटर्न कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए सही साबित होने वाला है मेरे अकॉर्डिंग। तो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि ये जो आरएसएस भी है इसमें क्या हो रहा है, पिछले जो पेपर हुए पटवारी का पेपर बहुत ही ईजी आया था, वीडियो का भी कोई इतना ज्यादा हाई फाई पेपर नहीं था, तो उसमें परसेंटेज बहुत ज्यादा हाई गई है। तो परसेंटेज को कंट्रोल करना, और दूसरी चीज ये है कि अभी जो एग्जाम हुए थे ना उनमें सब में कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर के पेपर आए हैं। तो प्रीवियस ईयर के पेपर निकाल लिए और वन लाइनर जो क्वेश्चन थे डायरेक्ट वो भी उठ के आए थे। पटवारी का पेपर तो ऐसा बोला जा रहा है या माना जा रहा है, आप लोग खुद भी देख सकते हो कि 4th ग्रेड वाला जो पेपर हुआ था ना उससे भी इजी था। तो ये जो वन लाइनर जो क्वेश्चन थे, एक तो ये जो है इनको बंद कर देंगे। और क्वेश्चन कैसे देंगे, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो। जब तक कोई भी टॉपिक मान लो, आप मान लो कि राजस्थान में लोक नृत्य टॉपिक है, लोक देवता टॉपिक है, कल्चर में जो आपके हैं, आपने क्या किया कि भाई कोई भी वन लाइनर गाइड बुक ले ली, कोई बुकलेट ले ली और उनको ऐसे कैसे रट्टे मार लिए। अब वो चीज काम नहीं करने वाली है। अब क्या करना पड़ेगा, आपको टॉपिक को पूरा कंप्लीट समझ के उसको और पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। तो ये कोई बुरी बात तो नहीं है। बहुत से लोग ऐसे रो रहे हैं कि सब एक्सपेरिमेंट जो है आरएसएस भी हम पे ही करने वाली है, टीचर बैच वालों को ही मार देते हैं हर बार। ऐसा नहीं है, इससे हमें फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। तो हमें ओवरऑल ये कहना चाह रहे हैं कि भाई पढ़ना जो है उसका तरीका चेंज करना पड़ेगा। अब जो सिर्फ वन लाइनर जो है उसको आप रट के और एग्जाम पास नहीं कर पाओगे, उसके लिए आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब तक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, चीजें समझ के नहीं पढ़ोगे, तब तक आप यहां तक नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है, तो ये देखो रीट मेंस में जमादार के पेपर को देखते हुए क्या बदलाव देखने को मिलेगा। तो इससे आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो। खास करके जो रीट वाले बहुत ज्यादा पैनिक हो रहे हैं कि भाई पता नहीं क्या पेपर आने वाला है, मेरी तो तोते उड़ जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अभी देखो जैसे क्वेश्चन आया था, नीचे दिए गए कथन, 2 कथन दे रखे हैं, तो कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन जो है इस टाइप के आने वाले हैं। एक आपको पैसेज वाले क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। अभी जैसे दुर्ग है, हम सब पढ़ते हैं, लोहरगढ़ दुर्ग हो गया, अलवर वाला दुर्ग हो गया, बाला किला हो गया,
तो ये सारी चीजें जो है हमने इनके बारे में पढ़ रखी है, इनकी जगह ध्यान रखी है कि लोहागढ़ दुर्ग कौन से जिले में है, ये सोनार दुर्ग कौन से जिले में है। अब क्या कर रहा है, लोकेशन नहीं पूछ रहा। इसमें जमादार वाले पेपर में क्वेश्चन था कि 4 जो है किले दे रखे थे और उनकी जो डेट है ना कि कौन से ईस्वी में कौन से किले का निर्माण हुआ था, कालानुक्रम में सेट कीजिए इनको। इस टाइप से क्वेश्चंस मिलेंगे आपको देखने में। अब क्या है, हमने रट्टा मार लिया कि भाई वो लोहागढ़ दुर्ग कहाँ है, सोनार दुर्ग कहाँ है, लोकेशन सबने याद कर रखी है। अब उनकी जो डेट सन जो है ईस्वी की, भाई सोनार दुर्ग कौन से ईस्वी में बना था, ये भी आपको याद करना पड़ेगा। साइंस के क्वेश्चन थे, उनका भी पूरा पैटर्न चेंज था कि पहले क्या करते थे, वन लाइनर क्वेश्चन उठा के और डायरेक्टली पूछ लेते थे कि हृदय में कितने कक्ष होते हैं, जो हार्ट होता है मानव हृदय उसमें कितने चैम्बर होते हैं। अब क्वेश्चन कैसे आता है इसमें कि आपको 4 चैम्बर के नाम तो दे रखे हैं, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। अब आपको जब तक आपको पूरी हार्ट की जो सर्कुलेशन है ना, ब्लड सर्कुलेशन, वो नहीं पता है तो आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। ये तो सबने रट्टा मार रखा है कि भाई हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है, बट उसके अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं आपको पूरा ब्लड सर्कुलेशन पढ़ना पड़ेगा। वो फिर आर्ट्स स्ट्रीम के हो या फिर साइंस स्ट्रीम के हो या कॉमर्स स्ट्रीम के हो, किसी भी स्ट्रीम के हो, सभी सब्जेक्ट को समझ के और फिर याद करनी पड़ेगी आपको। रट्टा मार के अब आप आगे एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे। तो इसमें देखो, एक क्वेश्चन देखो, कथन निष्कर्ष वाले बहुत सारे क्वेश्चन दिए थे उसने कि भाई ए और आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या कर रहा है नहीं कर रहा है, ए सही है आर सही नहीं है। अब ये क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आपको ये पूरा जो टॉपिक है आपके किसान आंदोलन जो है आपके, जब तक आपको आप इसको अच्छे से नहीं पढ़ोगे आप इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे। हम ज्यादातर क्या करते हैं, रट्टे मार के और सोचते हैं कि ठीक है ये टॉपिक हो गया। नहीं, टॉपिक तभी कंप्लीट होता है जब उसको अच्छे से टॉपिक को समझ के फिर याद करते हैं। एक तो कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आगे जो अब रीट का एग्जाम होने वाला है उसमें। आगे देखो, ये देखो आपके कौन सा सत्य नहीं है, इसमें भी आपके 4 दे रखे हैं। 1921 राजस्थान की जनसंख्या के लिए नकारात्मक वृद्धि वर्ष था। 1981 में राजस्थान की जनसंख्या में अधिकतम वृद्धि हुई थी। 2001 में राजस्थान की जनसंख्या में वृद्धि दर स्थिर हो गई थी। 1921 में राजस्थान की जनसंख्या 1.03 करोड़ थी। और लास्ट ऑप्शन ई दे रखा है, फिर नीचे 4 ऑप्शन और हैं, उसमें से आपको सेलेक्ट करना है। तो इसका मतलब ये है कि पहले हम क्या करते थे, जो भी पॉपुलेशन का जनसंख्या का चैप्टर होता था उसमें हम क्या करते थे कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले, जनघनत्व, शिशु लिंगानुपात, मैक्सिमम और मिनिमम जो डिस्ट्रिक्ट है सिर्फ उनका याद कर लेते थे। बट अब देखो इन्होंने पूरा ही पैटर्न चेंज कर दिया है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको ज्यादा मिलेंगे कंपेयर टू फैक्चुअल क्वेश्चंस। और ये वन लाइनर प्रश्नों के युग का होता हुआ अंत। वन लाइनर जो क्वेश्चन आते थे उनको भूल ही जाओ आप, वन लाइनर क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है। कथन निष्कर्ष के मैच करने वाले और आपके जो है ये कालानुक्रम वाले, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको ज्यादा देखने को मिलने वाले हैं। अब एक क्वेश्चन देखो, बहुत ही इजी था और किस तरीके से दिया हुआ था। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ आपको, क्वेश्चन था साइंस का, सॉरी वो ज्योग्राफी का, कि निम्न में से कर्क रेखा किसके समीप से गुजरती है। सबको पता है, आंख बंद करके देखना, 90% स्टूडेंट ने क्या आंसर दिया होगा। निम्न में से कर्क रेखा किसके समीप से होकर गुजरती है। पहले क्या होता था, क्वेश्चन पढ़ते ही तुरंत दिमाग में क्या आ जाता था, आंसर आ जाता था। और अभी भी लोगों ने यही किया है। क्या किया है, अब देखना, ऑप्शंस देखना, ऑप्शंस देखे नहीं होंगे। 90% स्टूडेंट ने ये सिली मिस्टेक करी है। और ये सिली मिस्टेक किस वजह से हुई है, क्वेश्चन को ना समझने की वजह से। सबने रट्टा मारा हुआ है। कर्क रेखा जो है राजस्थान में डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है। उसमें ऑप्शन दे रखा था ए बांसवाड़ा, ऑप्शन नंबर बी था उसमें चूरू, ऑप्शन नंबर सी था उसमें बीकानेर, और ऑप्शन नंबर डी दे रखा था उसमें उदयपुर। अब जिसने क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ा, कर्क रेखा जो कौन से जिले से गुजर रही है, तो क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है यहाँ पे कि कर्क रेखा निम्न में से कौन से जिले से गुजर रही है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कर्क रेखा किसके समीप से होकर गुजरती है। तो चूरू भी दूर पड़ता है, शेखावटी रीजन में है। बीकानेर भी दूर पड़ता है, इधर उत्तर पश्चिमी राजस्थान में है। बांसवाड़ा में से गुजरती है नीचे,
बांसवाड़ा और डूंगरपुर, इन दोनों राज्यों से तो कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा पर ही है ये दोनों राज्य। बट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कौन, सॉरी जिले, राज्य निकल रहा है बार बार, सॉरी फॉर दैट। तो जिले जो है ये कर्क रेखा पर तो है, इस कर्क रेखा के समीप कौन सा जिला है, तो वो है आपके उदयपुर। तो यहां पर आंसर करना था उदयपुर, जबकि बहुत सारे लोगों ने आंख बंद करके बिना सोचे समझे बांसवाड़ा कर दिया। अगर यहाँ पे डूंगरपुर होता तो भी डूंगरपुर ही करते, जबकि आंसर क्या आएगा यहाँ पे उदयपुर आएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है कि कर्क रेखा कौन से जिले के समीप से गुजरती है, तो इसके पास से गुजरती है, इसको काटती हुई नहीं गुजरती, जबकि बांसवाड़ा और डूंगरपुर को काटती हुई गुजरती है। तो इस चीज से हमें ये सीखना है कि आंख बंद करके क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है, वहां पर इतना ज्यादा स्मार्ट, ओवर स्मार्ट नहीं बनना है कि मैं तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हूं, मुझे तो कर्क रेखा देखते समझ आ गया क्या पूछ रहे हैं, नहीं, वहां पे थोड़ा सा ब्रेन का यूज करना है, सभी ऑप्शन को जो है आराम से पढ़ना है पहले, और फिर उसके बाद क्वेश्चन को वापस पढ़ के फिर आंसर वहां पे करना है। यही कुछ तरीके की है आरएसएसबी ने, जो कि आरपीएससी की तर्ज पर ही आगे काम करने वाली है, ताकि जो परसेंटेज है, कट ऑफ है, वो कम जाए और स्टूडेंट पैनिक ना हो। तो ये हमारे लिए फायदे की बात है, नुकसान वाली बात नहीं है। ये मत सोचना कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पेपर आने वाला है और ज्यादा डेप्थ में पूछेगा, नहीं, कॉन्सेप्ट जो चीजें हम पढ़ रहे हैं उन्हीं में से आएगा पेपर, बट थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल होगा, कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन होंगे, मिलान वाले क्वेश्चन होंगे, और आपके कालानुक्रम वाले क्वेश्चन होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। आप वहां पे एग्जाम में जो है पेपर देने जाओगे तो आप थोड़ा सा मतलब पैनिक होगे उस टाइम कि ये क्या आ गया, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है, पेपर इजी ही होगा, चीजें पढ़ी हुई ही आएंगी उसमें से, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज होगा, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना आप, और इजीली जो है आपकी पेपर टाइम हो जाएगा और अच्छा जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।